तो बच्चों, मैं आज आपको शीत युद्ध के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये अपना सेकंड पेपर है, बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर है। तो उसमें शीत युद्ध के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है? सेकंड महायुद्ध के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र कौन था? यूरोप। द्वितीय महायुद्ध शुरू हुआ उससे पहले राजनीति का केंद्र कौन था? यूरोप। यूरोपीय देशों में एक प्रकार से शक्ति संतुलन बना हुआ था। शक्ति संतुलन वहीं पे था। एक तरफ पश्चिमी यूरोप के लोकतांत्रिक देश इंग्लैंड, फ्रांस आदि थे, तो दूसरी तरफ अधिनायकवाद राष्ट्र जर्मनी, इटली, स्पेन, मतलब दो ग्रुप बने हुए थे। तो यूरोप के लोकतांत्रिक देश कौन कौन से थे? इंग्लैंड, फ्रांस थे, और दूसरी तरफ अधिनायकवाद, मतलब जो अधिनायकवाद थे, निरंकुशवाद के जो थे, जर्मनी, इटली, स्पेन, तीन राष्ट्र थे। ठीक है। तीसरी तरफ साम्यवादी सोवियत। तीन गुट हो गए। एक तो प्रजातंत्र का हो गया, एक अधिनायकवाद का हो गया, एक साम्यवादी हो गया। तीन गुट हो गए ना। तीन संघ थे यूरोप में, है ना। तीनों गुट एक दूसरे के विरोधी थे। एक दूसरे के उन्मूलन के लिए कूटनीतिक एवं सैनिक चालें चलते रहते थे। तीन ग्रुप बन गए। ठीक है। तीनों एक दूसरे के विरुद्ध थे और सैनिक चालें चलते रहते थे। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी और पश्चिमी लोकतंत्रों के मध्य युद्ध शुरू हो गया। तो इससे पहले क्या हुआ कि अगस्त 1939 में जर्मनी और सोवियत रूस संघ में अनाक्रमण समझौता हुआ। किसमें? जर्मनी और सोवियत संघ के बीच। वो एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी और पश्चिमी लोकतंत्रों के मध्य युद्ध शुरू हो गया, जो शीघ्र ही द्वितीय विश्व युद्ध में बदल गया। कब शुरू हुआ? 1 सितंबर 1939 को जर्मनी और पश्चिमी लोकतंत्र के मध्य युद्ध शुरू होगा, जो शीघ्र ही सेकेंड विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो गया। पश्चिमी देशों को सोवियत संघ द्वारा जर्मनी के साथ समझौता करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। सोवियत संघ ने अनाक्रमण का समझौता किया था जर्मनी के साथ, जो पश्चिमी देशों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वैसे स्वयं सोवियत संघ ने जर्मनी के साथ जो समझौता किया था वह परिस्थितियों से विवश होकर किया था। मतलब उसने एक समझौते के तहत नहीं किया था, कि विवश होकर उसने ये समझौता किया था। जून 1941 में जर्मनी ने समझौता भंग करते हुए सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। एक बार पुनः परिस्थितियों से विवश होकर सोवियत संघ को पश्चिमी देशों के मित्र राष्ट्रों के गुट में सम्मिलित होना पड़ा। किसको? सोवियत संघ को। ठीक है। स्पष्ट है कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत संघ आदि मित्र राष्ट्रों की एकता परिस्थितियों का परिणाम था। उनमें आपसी सौहार्द का अभाव था। तो किसमें? इनमें मित्र राष्ट्र थे, लेकिन इनमें एकता परिस्थितियों का परिणाम था, परंतु आपसी सौहार्द का अभाव था। तो द्वितीय महायुद्ध में फासिस्ट शक्तियाँ कौन कौन सी थी? जर्मनी, इटली, जापान पराजित हो गई थी और मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी। तो मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत संघ, ये मित्र राष्ट्र थे। और इनके विरुद्ध कौन थे? जर्मनी, इटली और जापान पराजित हो गई थी और मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी। परंतु इस महायुद्ध ने यूरोप के पश्चिमी लोकतंत्रों को इतना अधिक निर्बल बना दिया कि वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं रहे। यूरोप के लोकतंत्र को इतना निर्बल कर दिया कि वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नेतृत्व करने के लायक नहीं रहे। ठीक है। उल्टे उन्हें अपने पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका पर आश्रित होना पड़ा। मतलब ये जीत तो हो गई, लेकिन इनका सब कुछ जरा लोकतंत्र इनका कमज़ोर हो गया और इन्हें अमेरिका पर आश्रित होना पड़ा। दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नेतृत्व अब विश्व की दो महान शक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के हाथों में चला गया, क्योंकि महायुद्ध के बाद ये दोनों देश ही अपनी शक्ति को बचा पाए थे। परिणाम स्वरूप विश्व राजनीति के पुराने शक्ति संतुलन का अंत हो गया। यूरोप का जो शक्ति संतुलन था, इंग्लैंड और फ्रांस, उनका अंत हो गया और नए राष्ट्र उदित हो गए, अमेरिका और सोवियत संघ, है ना। तो याल्टा सम्मेलन में स्टालिन ने रूजवेल्ट और चर्चिल की पूर्वी यूरोप में स्वतंत्र चुनाव कराने, अन्य मांगों को स्वीकार करने में इतनी उदारता दिखाई थी कि उस समय पश्चिमी देशों के प्रतिनिधि अत्यधिक प्रसन्न और संतुष्ट थे। उन्होंने स्वप्न में आशंका नहीं थी कि रूस के साथ उनके विवाद इतनी जल्दी शुरू हो जाएंगे। हैरी हॉपकिंस ने याल्टा सम्मेलन में लौटने वाले प्रतिनिधियों के विचार के संबंध में लिखा था कि हमें वस्तुतः अपने हृदयों से विश्वास था कि यह उस नवीन दिवस का उत्साह काल है जिसके लिए हम इतने वर्षों से प्रार्थना कर रहे थे। हमें इस बात पर पूर्ण विश्वास था कि हमें शांति की प्रथम विजय को प्राप्त कर लिया। परंतु ये पहले क्या, दोनों एक थे, अमेरिका और सोवियत संघ, लेकिन याल्टा सम्मेलन में दोनों एक थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये दोनों आमने सामने शक्तियाँ हो गई। इसमें रूजवेल्ट कहाँ के थे? रूस के। स्टालिन ने रूजवेल्ट और चर्चिल की पूर्व यूरोप में स्वतंत्र नहीं, हाँ अमेरिका का, अमेरिका राष्ट्रपति था। ये आपसी विश्वास के अभाव में शीघ्र दोनों पक्ष मध्य गंभीर मतभेद रूस और इसे अमेरिका के मध्य
युद्ध की समाप्ति के बाद ये मतभेद उभर कर सामने आ गए, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों में तीव्र तनाव एवं अनिश्चित उत्पन्न हो गया। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। लोगों को एक तीसरे महायुद्ध की आशंका उत्पन्न होने लगी, परंतु द्वितीय महायुद्ध के तुरंत बाद एक और महायुद्ध प्रारंभ करना इतना आसान नहीं था। सोवियत संघ और उसके बीच आमने सामने हो गई, कटुता बढ़ती गई, तीसरा विश्व युद्ध, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध करने में अतः सशस्त्र संघर्ष के स्थान पर प्रचार माध्यमों, भाषणों, संयुक्त राष्ट्र, कूटनीतिक दाव पेचों, सैनिक गुटबंदियां, अन्य उपलब्ध साधनों द्वारा एक दूसरे को परास्त करने में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रयास करने लगे। ठीक है, ये क्या हुआ? फिर है शीत युद्ध का अर्थ एवं परिभाषा। तो डॉक्टर मथुरलाल शर्मा के शब्दों में पश्चिमी और पूर्वी खेमों के राज्यों में बारूद के गोले गोलियों से लड़े जाने वाले सशस्त्र सैनिक के न होते हुए भी कागज के गोलों, अखबारों से लड़ा जाने वाला परस्पर विरोधी राजनीतिक प्रचार का मतलब ये कि जैसे लड़ते ना आपस में, ये शीत युद्ध उसे कहा जाता है कि युद्ध नहीं, आपस में विचारधारा द्वारा जो लड़ाई होती है। तो सैनिक गुटबंदियाँ, दांव पेच, संयुक्त राष्ट्र संघ, भाषणों और प्रचार के माध्यमों, इनसे उससे जो लड़ा गया युद्ध वो शीत युद्ध कहलाता है। तो गोली बारूद के स्थान पर सशस्त्र सैनिक न होते भी कागज के गोलों, अखबारों से लड़ा जाना परस्पर विरोधी राजनीतिक प्रचार का संघर्ष है। इसी संग्राम को शीत युद्ध की संज्ञा दी गई है। दूसरे शब्दों में वास्तविक अर्थ युद्ध न होते हुए युद्ध की स्थिति बनाए रखने की कला ही शीत युद्ध है। ये दोनों महाशक्तियों के मध्य एक ऐसी तनावपूर्ण परिस्थिति सूचक है जिसमें प्रत्येक पक्ष अपने को अधिक शक्तिशाली मानते हुए दूसरे पक्ष का उन्मूलन करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। दिखावे के तौर पर दोनों पक्ष शांतिपूर्ण कूटनीतिक संबंध को बनाए रखते हैं, परंतु अवसर मिलते एक दूसरे पर प्रहार करने से नहीं चूकते। मतलब ये शीत युद्ध का क्या हुआ, दोनों की मुझे तनावपूर्ण स्थिति होगी, लेकिन वो दिखावे के लिए तो शांतिपूर्वक है, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है वो प्रहार करने से नहीं चूकते थे। यह एक प्रचारात्मक युद्ध है जिसमें एक दूसरे के विरुद्ध घृणित द्वेषपूर्ण प्रचार किया जाता है। एक दूसरे को अकेला करने, अपने लिए अधिक से अधिक मित्र जुटाने की होड़ लगी रहती है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें रणक्षेत्र मानव का मस्तिष्क है। यह मनुष्य के मनों से लड़ा जाने वाला युद्ध है। इसे स्नायु युद्ध भी कहा जाता है। इसमें विपक्षी राज्यों के सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संबंधों में शत्रुतापूर्ण तनाव की स्थिति रहती है। सशस्त्र युद्ध के विनाशकारी परिणामों से बचते हुए युद्ध द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का नया हथियार है। D.F. फ्लेमिंग ने सत्य ही कहा है, शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि मनुष्य के मस्तिष्क में लड़ा जाता है तथा इसके द्वारा उनके विचारों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इसलिए पंडित नेहरू ने इसे लोगों के दिमागों में युद्ध विचारों को प्रेशर देने वाला युद्ध कहा है। उनके अनुसार शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। डॉक्टर M.G. गुप्ता के अनुसार एक अर्थ में शीत युद्ध मात्र शक्ति के लिए संघर्ष है, विश्व सर्वोच्चता के लिए संघर्ष है, जीवन की दो परस्पर पद्धतियों, जनतंत्र और साम्यवाद की अभिव्यक्ति है। K.P.S. मेनन के शब्दों में शीत युद्ध जैसा कि विश्व से अनुभव किया है, दो विचारधाराओं, दो पत्तियों, दो गुटों, दो राज्यों, जब ये चरम सीमा पर था, दो व्यक्तियों के मध्य संघर्ष था। ये विचारधाराएं कौन सी थी? पूंजीवादी और साम्यवादी पत्तियाँ। पूंजीवादी अमेरिका में था, साम्यवादी रूस में था। संसदीय जनतंत्र, पीपुल्स जनतंत्र अथवा बुजुर्वा जनतंत्र सर्वहारा की तानाशाही गुट थे। नाटो और वार्सा पैक्ट। राज्य थे संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ तथा व्यक्ति थे जोसेफ स्टालिन, जॉन फॉस्टर डेलिस। जोसेफ स्टालिन रूस के थे, जॉन फॉस्टर डेलिस कहाँ के थे? अमेरिका के थे, है ना। स्वयं जॉन फॉस्टर डेलिस का शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध था। अच्छाइयों के लिए बुराइयों के विरुद्ध, सत्य के लिए गलतियों के विरुद्ध, धर्म प्राण के लिए नास्तिकों के विरुद्ध संघर्ष था। एक अन्य विद्वान ग्रिव्स लिखता है कि परमाणु युग में शीत युद्ध एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र युद्ध से हटकर कुछ परे है। दूसरे शब्दों में यह एक साधन है जो पारस्परिक विरोधी की ध्येय प्राप्ति के लिए एक युग में कारगर सिद्ध होता है, जिससे संपूर्ण शस्त्र युद्ध न सिर्फ अत्यधिक खर्चीला होगा किंतु सभी संबंधित राष्ट्रों को नष्ट करने की शक्ति भी रखता होगा। मतलब इसमें क्या, शस्त्रों द्वारा नहीं लड़ते, मानव के मस्तिष्क में ये लड़ा जाता था और विचारों पर नियंत्रण किया जाता था। और इसके अर्थ में शीत युद्ध मात्र एक शक्ति के लिए संघर्ष, विश्व सर्वोच्चता के लिए एक संघर्ष था। दो परस्पर विरोधी शक्तियों की, जनतंत्र और साम्यवाद की अभिव्यक्ति थी। और दो पत्तियों, दो विचारधाराओं, दो राज्यों, इनके बीच ये संघर्ष माना गया है। और परमाणु शीत युद्ध में एक तनावपूर्ण स्थिति जो शस्त्र युद्ध से कुछ परे हटकर थी।
तो शीत युद्ध वास्तविक युद्ध नहीं अपितु युद्ध का वातावरण था। युद्ध नहीं होता था लेकिन युद्ध का वातावरण रहता था, एक दूसरे के विरुद्ध खींचातानी रहती थी। समय के साथ साथ शीत युद्ध का प्रभाव बढ़ता गया। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका किसी न किसी रूप में इससे प्रभावित रहे। अर्थात यह महाशक्तियों तक सीमित न रहकर विश्वव्यापी बन गया। अब विश्व के किसी भी कोने में घटित होने वाली कोई भी घटना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शीत युद्ध से कोई भी घटना घटित होती थी उसको शीत युद्ध से जोड़ा जाता था। अतः जबरदस्ती जोड़ दी जाती थी, समस्या ना हो तो उत्पन्न कर दी जाती थी। कहने को तो यह कूटनीतिक प्रचारात्मक वाक युद्ध है, परंतु कई बार स्थानीय युद्धों का रूप भी ले चुका था। तीसरे विश्व युद्ध से होने वाले भयंकर विनाश के कारण महाशक्तियों ने शीत युद्ध को तीसरे महायुद्ध की चरम सीमा पर ले जाने से हिचक रही थी कि किसी न किसी घटना के विशेष संदर्भ में कोई न कोई पक्ष झुकने के लिए विवश हो जाता था, इसलिए तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। अब शीत युद्ध के क्या क्या कारण रहे, तो मतभेद तो मेन कारण ही है ही, सैद्धांतिक रहे हों क्या वैचारिक रहे हों, तो मतभेद तो मेन कारण है। तो सैद्धांतिक मतभेद, प्रथम महायुद्ध के दौरान 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति के परिणाम वहाँ साम्यवादी शासन व्यवस्था कायम हो गई। कहाँ पे? रूस में साम्यवादी शासन व्यवस्था। क्रांति के दौरान उसके बाद 3-4 वर्षों में कुछ गठित हुआ, उससे दोनों पक्षों के मध्य जो मतभेद उत्पन्न हुए वे आज तक बने हुए हैं। साम्यवाद विश्व से पूंजीवाद के उन्मूलन, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना मूल मंत्र लेकर चला। तो पूंजीवादी देश साम्यवाद के उन्मूलन के ध्येय को लेकर चले, मतलब एक दूसरे का उन्मूलन करना चाहते थे। मतलब बोल्शेविक क्रांति हुई रूस में, उसके बाद यहाँ पर क्या स्थापित हो गई? साम्यवादी शासन व्यवस्था कायम हो गई। और क्रांति के दौरान उसके 3-4 वर्षों में जो भी घटित था उससे दोनों पक्षों के मध्य जो मतभेद हुए वो आज तक बने हुए हैं। साम्यवादी विश्व से पूंजीवाद को हटाना चाहता था। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का स्थापना को लेकर मूल मंत्र चला। तो पूंजीवाद ने देश साम्यवाद के हटाना चाहता था, एक दूसरे के हटाना चाहते थे। पहले उन्होंने बोल्शेविक क्रांति को समाप्त करने का प्रयत्न किया। इसे असफल रहने के बाद पश्चिमी देशों में साम्यवाद विरोधी फासिस्ट शक्तियों के तुष्टीकरण की नीति गई, जिससे सोवियत संघ को बहुत आघात पहुंचा। उसने भी अपनी आत्मरक्षा सुरक्षा की आवश्यक तैयारी करने के लिए समय प्राप्त करने की दृष्टि से अपने प्रमुख शत्रु जर्मनी के साथ अनाक्रमण समझौता कर लिया। वापस इसने जर्मनी के साथ अनाक्रमण समझौता कर लिया। इस समझौते के बाद हिटलर ने द्वितीय महायुद्ध छेड़ने का साहस किया, मतलब पहले ही कर लिया था, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले उसने जर्मनी से अनाक्रमण समझौता कर लिया था। और इस समझौते के बाद हिटलर ने क्या किया? सेकेंड विश्व युद्ध छेड़ दिया। जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया, सोवियत संघ भी जर्मनी के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों के साथ सम्मिलित हो। जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया क्योंकि इन दोनों के बीच अनाक्रमण समझौता होता, उसने तोड़ दिया, हिटलर ने तोड़ दिया, तो ये मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया। रूस, हिटलर जर्मनी का? हाँ, जर्मनी। हाँ, स्पष्ट है कि पश्चिमी देशों और सोवियत संघ की मैत्री परिस्थितियों का परिणाम मात्र थी, अन्यथा सैद्धांतिक दृष्टिकोण में किसी प्रकार की समानता नहीं थी। अतः यह मैत्री, मतलब जो सोवियत संघ ने यूरोपीय देशों से मित्रता की, मित्र राष्ट्रों में, वो स्थायी नहीं थी क्योंकि उनकी वैचारिक मतभेद थी, उसमें आपस में सैद्धांतिक मतभेद थे। अतः यह मैत्री ज़्यादा दिन तक नहीं चली और युद्ध समाप्ति के बाद इस मैत्री का भी अंत हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे के पुनः शत्रु बन गए और विश्व के अन्य देशों को अपने अपने नेतृत्व में प्रभाव में लाने, अपनी शक्ति को बढ़ाने, दूसरे पक्ष को कमज़ोर बनने का प्रयास करने लग गए। ठीक है, वास्तविकता यह है कि सोवियत संघ की पूंजीवादी व्यवस्था के उन्मूलन के बाद पश्चिम के पूंजीवादी देश कभी स्वीकार नहीं कर पाए। इस व्यवस्था की सुरक्षा के लिए उनके पास एक ही विकल्प था, साम्यवादी रूस का उन्मूलन, साम्यवादी विचारधारा, उसके प्रभाव को सीमित करना। क्या करना चाहते थे? वह पूंजीवादी देश साम्यवादी विचारधारा को समाप्त करना चाहते थे। इस प्रकार सैद्धांतिक मतभेद के चलते दोनों पक्षों में तनाव का बना रहना स्वाभाविक था। उसकी अभिव्यक्ति शीत युद्ध के रूप में सामने आई। दूसरा कारण क्या है? दूसरे मोर्चे की बात। तो शीत युद्ध की उत्पत्ति का एक कारण दूसरे मोर्चे की बात से जुड़ा हुआ है। हिटलर की पूरी तैयारी के बाद विशाल पैमाने पर सोवियत संघ पर जबरदस्त आक्रमण किया। पहले ही वार में जर्मन सेनाएं रूसी प्रदेशों को पदाक्रांत करती हुई तेजी से आगे बढ़ने लगी। ऐसी स्थिति में सोवियत नेता स्टालिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल से बार बार अनुरोध किया कि मित्र राष्ट्र जर्मनी के विरुद्ध पश्चिमी यूरोप में दूसरा मोर्चा खोल दें ताकि हिटलर को विवश होकर सोवियत संघ पर अपना दबाव कम करना पड़े। मतलब क्या किया हिटलर ने? जैसे उस पर आक्रमण किया, किस पे? रूस पर, उसके बाद सोवियत संघ को लगा कि मुझे इंग्लैंड और अमेरिका से दोस्ती करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि स्टालिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल से अनुरोध किया कि वे दूसरा मोर्चा खोल दें, किसके विरुद्ध? जर्मनी के विरुद्ध, जिससे वो हम पर आक्रमण ज़्यादा न कर सके। पश्चिमी नेताओं ने कई महीनों तक स्टालिन के अनुरोध को कोई ध्यान नहीं दिया
दूसरा मोर्चे खोलने की बात को टालते रहे। परिणाम स्वरूप सोवियत संघ को अपार जनधन के, मतलब टाइम पे मदद नहीं की सोवियत संघ के, उन्होंने दूसरा मोर्चा नहीं खोला क्योंकि उसको अपार धन की हानि उठानी पड़ी। इस संबंध में लैंगसम लिखते हैं कि विध्वंस और विनाश के तांडव नृत्य रूस द्वारा उठाई गई अपार जनधन की हानि का वास्तविक अनुमान लगाना बहुत कठिन था। फिर भी यह कहा जा सकता है कि रणचंडी खप्पर 1.5 करोड़ रुपये रूसियों के बलिदान से अवश्य भरा होगा। मित्र राष्ट्रों के तत्कालीन प्रधान सेनापति आइजनहावर ने लिखा है कि 1945 में जब हम हवाई जहाज से रूस गए तो हमने इसकी पश्चिमी सीमा से मॉस्को तक के विशाल प्रदेश में एक भी मकान खड़ा नहीं देखा। पश्चिमी देशों में चाहे जिन कारणों से दूसरा मोर्चा खोलने में विलंब किया, परंतु सोवियत नेताओं और इतिहासकारों का मानना था कि अमेरिका और इंग्लैंड ने सोच समझकर जानबूझकर विलंब किया ताकि जर्मन आक्रमण से साम्यवादी शासन व्यवस्था उनका आराम हराम कर रखा था समाप्त हो जाए। तो ये क्या किया, दूसरे मोर्चा क्या था, शीत युद्ध के बाद जब हिटलर ने किस पे, रूस पर आक्रमण किया तो रूस ने किससे, चर्चिल और इनसे अनुरोध किया, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट से कि दूसरा मोर्चा खोल दे ताकि जर्मनी का दबाव कम हो जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो जर्मनी उनका विनाश पर विनाश करता गया और उनके 1.5 करोड़ लोग शहीद होते गए। हाँ, साम्यवादी, वो चाहते थे कि साम्यवादी शासन व्यवस्था समाप्त हो। टाइम पर मतलब विलंब कर दिया। अमेरिका और इंग्लैंड ने सोच समझकर उसका जानबूझकर विलंब किया ताकि जर्मन आक्रमण से साम्यवादी शासन व्यवस्था खत्म हो जाए। तो वैली के शब्दों में इसे क्रेमलिन में यह संदेह जड़ पकड़ गया कि पश्चिमी राष्ट्र जो युद्धोत्तर वर्षों में एक शक्तिशाली सोवियत संघ के उत्थान की संभावना से भयभीत थे, युद्ध के अखाड़े से कूदने से पूर्व रूस को पूर्णतः शक्तिहीन देखना चाहते थे। सोवियत संघ इस बात को कभी नहीं भुला पाया, मतलब कि इन्होंने मेरी मदद नहीं की, इस बात को कभी नहीं भुला पाया। तीसरा है विजित क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद अंतिम दिनों में जब धुरी राष्ट्रों को पराजय स्पष्ट दिखाई देने लगी, तभी मित्र राष्ट्रों ने उसे छीने गए। द्वितीय महायुद्ध के अंतिम दिनों में जब धुरी राष्ट्रों को पराजय स्पष्ट दिखाई, तभी मित्र राष्ट्रों ने उनसे छीने गए अथवा उनसे अधिकार से मुक्त कराए क्षेत्रों को अधिकृत करने तथा उन क्षेत्रों से अपनी मनपसंद शासन व्यवस्था स्थापने। मतलब अंतिम दिन थे, धुरी राष्ट्रों की पराजय दिख रही थी हमें, तभी मित्र राष्ट्रों ने उनसे छीने हुए जो अधिकार छीन लिए थे उन पर वापस अधिकार करना शुरू कर दिया कि अब ये कमज़ोर हो गए, हम अपना क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लें, अपने अपने मनपसंद शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। इसके पीछे मूल भावना यह थी कि युद्ध समाप्ति के बाद जब इन क्षेत्रों को स्वतंत्र किया जाएगा तो उन्हें अपने गुट में मिलाने में सुविधा रहेगी। परिणाम स्वरूप दूसरे गुट की शक्ति को कमज़ोर बनाया जा सकता है। जर्मनी के 2 हिस्सों, पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी में यही खेल खेला गया। इटली की पूर्ण पराजय के पहले ही पश्चिमी देशों ने इटली में साम्यवादी प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास किया, फासिस्टों से साठगांठ शुरू कर दी। यूनान और यूगोस्लाविया में मेरी पश्चिमी देशों ने साम्यवादी प्रभाव को नष्ट करने की दृष्टि से उन देशों में राष्ट्रसत्तावादियों को समर्थन देना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ सोवियत रूस ने पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ साम्यवादी का समर्थन कर उन देशों में साम्यवादी शासन की स्थापना का प्रयास किया। ऐसा करते समय हजारों गैर साम्यवादी मौत की घाट उतार दिए गए। पोलैंड में 4000 गैर साम्यवादी नागरिक मारे गए, लगभग 11000 लापता थे जिनके मारे जाने की आशंका थी। इससे दोनों पक्षों में एक दूसरे के विरुद्ध शंका प्रतिशंका बढ़ती गई। ऐसे माहौल में अक्टूबर 1944 में इंग्लैंड और सोवियत संघ में एक समझौता भी किया गया। इसके अनुसार रोमानिया, बल्गारिया तक रूसी प्रभाव क्षेत्र, यूनान में एंग्लो अमेरिकन, यूगोस्लाविया तथा हंगरी पर दोनों का प्रभाव क्षेत्र स्वीकार किया गया। परंतु इस समझौते के उपरांत भी दोनों में आपसी अविश्वास बना रहा, क्योंकि सोवियत संघ ने यूगोस्लाविया, हंगरी को अपने प्रभाव क्षेत्र लाने के प्रयास जारी रखे। इससे दोनों पक्षों में तनाव में वृद्धि होती रही और शीत युद्ध बढ़ता गया। मतलब ये क्या हुआ कि विजित क्षेत्र थे, धुरी राष्ट्र हारने लगे तो विजित क्षेत्र थे उन पर ये लोग अपना अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। रूस अपना प्रभाव जमाना चाहता था, इंग्लैंड और अमेरिका अपना प्रभाव तो वो साम्यवादियों को नष्ट करना चाहते थे। इधर ये रूस भी अपनी साम्यवादी, तो पोलैंड में कई नागरिकों को मारा, 11000 लापता हो गए। दोनों में समझौते भी हुए कि ये क्षेत्र पे अपन सम्मिलित रूप से, लेकिन ये चलते रहे और आपस में अविश्वास बढ़ता गया और शीत युद्ध भी बढ़ने लगा। फिर याल्टा सम्मेलन के निर्णय का अतिक्रमण। 4 से 11 फरवरी 1945 तक रूजवेल्ट, चर्चिल, स्टालिन के मध्य लंबी बातचीत के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस समय पोलैंड में 2 शासन व्यवस्थाएं कायम थी, एक सोवियत संघ द्वारा संरक्षित, दूसरी लुब्निन शासन, पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन। मतलब 4 से 11 फरवरी तक 1945 से रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन के मध्य लंबी बातचीत के बाद कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें उस समय पोलैंड में 2 शासन व्यवस्थाएं कायम थी, एक तो सोवियत संघ द्वारा
लुब्लिन शासन, दूसरा पश्चिमी देशों द्वारा लंदन शासन, इंग्लैंड और अमेरिका द्वारा शासन लंदन शासन, और उसको क्या गया, लुब्लिन शासन कहा गया। सम्मेलन में तय किया कि युद्ध समाप्ति के बाद पोलैंड में निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की जाएगी। लेकिन युद्ध समाप्ति के कुछ दिन पूर्व स्टालिन ने याल्टा सम्मेलन के निर्णय की अवहेलना करते हुए उसने लुब्लिन शासन को समूचे पोलैंड पर थोपने का प्रयास किया। तो 4 से 11 फरवरी के बीच एक सम्मेलन हुआ जिसमें रूजवेल्ट, चर्चिल, स्टालिन के मध्य लंबी बातचीत हुई और इसमें 2 शासन व्यवस्था कायम करने की किया गया। कहाँ पे, पोलैंड में, एक तो लुब्लिन, एक लंदन। लेकिन युद्ध समाप्ति निष्पक्ष चुनाव लोकतांत्रिक स्थापना की जाएगी मतलब। लेकिन युद्ध समाप्ति कुछ दिन पूर्व स्टालिन ने याल्टा सम्मेलन के निर्णय को तोड़ दिया और लुब्लिन शासन को समूचे यूरोप में लागू करने का प्रयास किया। अमेरिका तथा प्रेक्षकों को पोलैंड में प्रवेश करने तक नहीं दिया गया। अन्य यूरोपीय देशों ने भी सोवियत संघ ने ऐसा ही प्रयास किया। परिणामस्वरूप हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया आदि में भी लोकतंत्रीय सरकार के स्थान पर साम्यवादी सरकारें स्थापित हो गई। ठीक है, रूस ने क्या किया, याल्टा सम्मेलन को तोड़ दिया। पोलैंड में पहले तो साम्यवादी स्थापित की, उसके बाद बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी में भी साम्यवादी शासन व्यवस्था आ गई। इसी प्रकार याल्टा सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया था कि यूरोप में युद्ध समाप्त होने के 6 महीने के अंदर सोवियत संघ जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देगा। परंतु इस दिशा में भी सोवियत संघ ने काफ़ी विलंब से कदम उठाया। मित्र राष्ट्रों को साइबेरिया में सैनिक अड्डे की सुविधा देने में आनाकानी करता रहा। मतलब 6 महीने के अंदर वो जापान पर युद्ध की घोषणा कर देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। काफ़ी समय बाद इसने ये कदम उठाया। मंचूरिया के मामले में सोवियत संघ ने साम्यवादी का पक्ष लिया। उसने राष्ट्रीय फौजों को मंचूरिया में प्रवेश करने दिया, परंतु साम्यवादी सेना की मुक्त हस्त से उसने सहायता की। पराजित भागती जापानी सेनाओं जो युद्ध सामग्री छोड़ गए थे वह साम्यवादी सेना को सौंप दी गई। इससे चीनी साम्यवादियों को चांगाई शेक की राष्ट्रवादी सेनाओं के विरुद्ध संघर्ष करने में भारी मदद मिली। परंतु सोवियत संघ द्वारा याल्टा सम्मेलन के निर्णयों की अवहेलना से पश्चिमी देशों के अंदर सोवियत संघ की नीयत के बारे में गहरा संदेह उत्पन्न हो गया, जो शीत युद्ध का मुख्य कारण बना। फिर है परमाणु रहस्य से सोवियत संघ को वंचित रखना। तो द्वितीय महायुद्ध के अंतिम दिनों में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने परमाणु शक्ति का रहस्य खोज लिया था। अमेरिका ने विनाशकारी अणुबम भी बना लिया था। उसने इस बात की जानकारी अपने घनिष्ठ मित्रों इंग्लैंड, कनाडा को तो दे दी, परंतु सोवियत संघ को नहीं दी। जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर अणुबम गिराया तो तभी रूस को इस विध्वंसकारी बम की जानकारी मिली। उसने अमेरिका के इस कृत्य को अपने प्रति विश्वासघात माना। उसने कहा कि परमाणु बम की जानकारी मुझे क्यों नहीं दी गई, सोवियत केवल किसको दी, इंग्लैंड और कनाडा को दी। और अमेरिका ने जब हिरोशिमा जापान पर अणु बम गिराया तभी किसको जानकारी मिली, किसको, रूस को। परमाणु शक्ति पर अपने एकाधिकार के कारण अमेरिका का आत्माभिमान बढ़ता गया और वह अपने आप को विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र मानने लगा। इससे सोवियत संघ को गहरा धक्का लगा। सोवियत वैज्ञानिक परमाणु शक्ति के रहस्य को खोजने में जुट गए। 4 वर्ष बाद उन्हें सफलता मिल गई। इसके बाद दोनों पक्षों में परमाणु हथियार बनाने की होड़ चल पड़ी। मतलब उसको बहुत धक्का लगा और उसको अच्छा नहीं लगा और उसमें अभिमान आ गया कि मैं विश्व की सर्वश्रेष्ठ शक्ति बन गया। तो 4 वर्ष बाद सोवियत रूस ने भी इसमें सफलता प्राप्त कर ली। फिर उसने दोनों में परमाणु बम बनाने की होड़ चल गई और जिससे शीत युद्ध को गति मिली। क्योंकि इन हथियारों बमों का बनाना एक बात थी, परंतु इनका प्रयोग करना दूसरी बात। आज भी दोनों पक्ष इसका उपयोग करने से डरते हैं और क्योंकि कोई भी पक्ष मानव सभ्यता के संपूर्ण विनाश को खतरा उठाने को तैयार नहीं है। ईरान, तुर्की और यूनान। विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड की सहमति से सोवियत सेनाओं ने उत्तरी ईरान पर अधिकार कर लिया। दक्षिणी ईरान में अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने अड्डा जमा रखा था। युद्ध की समाप्ति के बाद इंग्लैंड और अमेरिका ने तो ईरान से अपनी फौजें हटा ली, लेकिन सोवियत संघ की सेनाएं वहीं पर डटी रही, उत्तरी ईरान में डटी रही। अंत में विश्व जनमत तथा संयुक्त राष्ट्र के दबाव के फलस्वरूप रूसी सेनाएं हटा ली गई, परंतु रूस की तरफ से जानबूझकर की गई देरी से पश्चिमी देशों में उसकी नीयत पर संदेह होया। क्योंकि सहमति से क्या हुआ, उत्तरी ईरान पर रूस ने अधिकार कर लिया, दक्षिणी पर अमेरिका और ब्रिटेन ने क्या। युद्ध समाप्ति के बाद अमेरिका और इंग्लैंड ने तो अपनी ईरान से फौजें हटा ली, लेकिन सोवियत सेनाएं उत्तरी ईरान में डटी रही। अंत में विश्व जनमत और संयुक्त राष्ट्र के दबाव के बाद रूस ने अपनी सेनाएं हटाई, लेकिन रूस ने जो देरी की वो पश्चिमी देशों में उसके संदेह के घेरे में ले आई। तो इसी प्रकार जब सोवियत संघ ने तुर्की की भूमि पर अपने अड्डे स्थापित कर तुर्की सरकार से अनुमति के लिए उस पर दबाव डालना शुरू किया तो पश्चिमी देशों का संदेह और भी बढ़ गया। तुर्की पर वो भी अपना अधिकार करना चाहता था।
यूनान में सोवियत संघ ने जब साम्यवादी को सहायता देकर वहाँ साम्यवादी प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया तो पश्चिमी देशों ने जोरदार विरोध किया। उनके विरोध के कारण सोवियत संघ अपने ध्येय को प्राप्त करने में विफल रहा, जिसकी वजह से दोनों पक्षों के संबंध में कटुता आ गई। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो सोवियत संघ के सहयोग और सहयोग के बिना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होना संभव नहीं था, अर्थात इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परंतु इसके जन्मकाल से ही सोवियत संघ का वैसा सहयोग नहीं मिला जैसा उसको अपेक्षित था। मतलब सोवियत संघ की सहयोग के बिना संयुक्त राष्ट्र की स्थापना संभव नहीं थी, लेकिन महत्वपूर्ण योगदान दिया उसके, लेकिन जो उसको सहयोग मिलना चाहिए था वैसा सहयोग संयुक्त राष्ट्र संघ को रूस ने नहीं दिया। इसके जन्मकाल से सोवियत संघ का वैसा सहयोग नहीं मिला जैसा कि अपेक्षित था। उसने अपने निषेधाधिकार वीटो के अनियंत्रित प्रयोग द्वारा उसकी कार्यवाही में बाधा डालना शुरू कर दिया। उसने पश्चिमी देशों के सभी प्रस्तावों जैसे उनके स्वार्थों को थोड़ी बहुत क्षति पहुंचाने की संभावना होती है निषेधाधिकार द्वारा निरस्त करना शुरू कर दिया। इससे पश्चिमी देश ये सोचने लगे कि सोवियत संघ की संस्था को ही समाप्त होने पर तुला है। इस कारण दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया। तो क्या क्या सोवियत संघ का सहयोग तो रहा है उसकी स्थापना, लेकिन उसको चलाने में उसने सहयोग नहीं दिया। उसको मतलब जो भी उसके नियंत्रण कार्यवाही में बाधा डालना शुरू कर दिया। उसका नीचे वीटो का एक पावर होता है, वीटो से उसने उसकी कार्यवाही में बाधा डालना शुरू कर दिया और स्वार्थों को थोड़ी बहुत पश्चिमी देशों के उन प्रस्तावों जिनमें स्वार्थों को थोड़ी बहुत क्षति पहुंचने की संभावना थी निषेधाधिकार द्वारा निरस्त करना शुरू कर दिया उसने। इससे पश्चिमी देश सोचने लगे सोवियत संघ की संस्था को समाप्त करना, संयुक्त राष्ट्र संघ को समाप्त करना चाहता है। परस्पर विरोधी प्रचार अभियान। शीत युद्ध का एक कारण पश्चिमी देशों और सोवियत संघ द्वारा दोनों के एक दूसरे के विरुद्ध धुआंधार प्रचार करना। ठीक है। सैद्धांतिक दृष्टि से दोनों पक्षों में बड़ा अंतर था। अमेरिका एक पूंजीवादी उदार लोकतंत्रात्मक देश है, जबकि सोवियत संघ मार्क्सवादी और दलीय व्यवस्था वाला देश था। दोनों देश एक दूसरे को नष्ट करने पर तुले हुए थे। प्रोफेसर M.G. गुप्ता के अनुसार शीत युद्ध अपनी प्रभुसत्ता की स्थापना के लिए अपनी विचारधारा को थोपने के लिए किया जाता है। एक अन्य लेखक मार्गन थाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति संघर्ष की राजनीति है। ध्येय के लिए दोनों परस्पर विरोधी प्रचार अभियान का सहारा लिया। पहले सोवियत संघ ने युद्ध के अंतिम दिनों में अमेरिकन नीतियों की कटु आलोचना शुरू कर दी। सोवियत अखबारों में इस संबंध में उत्तेजनात्मक लेख छपने लगे, रेडियो पर भाषण प्रसारित किए जाने लगे। इससे अमेरिका के नेताओं आम नागरिकों में सोवियत संघ के विरुद्ध असंतोष फैलने लगा और सरकार को चिंता होने लगी कहीं अमेरिका में भी साम्यवाद प्रवेश न हो जाए। अतः उसने साम्यवादी गतिविधियों पर कठोर नियंत्रण लगाने का निश्चय किया। इसके बाद पश्चिमी देशों में सोवियत संघ तथा साम्यवादी शासन व्यवस्था के विरुद्ध जबरदस्त अभियान छेड़ दिया। अमेरिका के राज्य सचिव डीन एचिसन ने सेनेट के सम्मुख स्पष्ट शब्दों में कहा कि सोवियत संघ की विदेश आक्रामक नीति विस्तारवादी है। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने साम्यवाद को सीमित रखने की दृष्टि से ट्रूमैन सिद्धांत लागू किया तथा युद्ध से विध्वंस यूरोपीय देशों को साम्यवाद सुरक्षा के लिए मार्शल योजना लागू की गई। इसके बदले में सोवियत संघ ने कॉमिनफॉर्म की स्थापना की। इस प्रकार दोनों में विद्यमान घृणा देश अब खुलकर सामने आ गया था और जिससे शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। अन्य कारणों में कई कारण माने जाते हैं, जैसे शीत युद्ध के अन्य विविध कारणों में अमेरिका द्वारा लैंड लीज अधिनियम के अंतर्गत सोवियत संघ को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बंद कर दी उसने। सोवियत संघ द्वारा युद्ध समाप्ति के बाद पराजित राष्ट्रों के साथ की जाने वाली शांति संधियों में अवरोध उत्पन्न करना। सोवियत संघ द्वारा युद्ध समाप्ति के पश्चात शक्ति पूर्ति का नाजायज लाभ उठाकर जर्मन उद्योगों की मूल्यवान मशीनों को रूस भिजवाने की व्यवस्था करना। सोवियत संघ द्वारा जून 1948 के लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर बर्लिन की नाकेबंदी करना। युद्धोत्तर उद्देश्यों से भिन्नता, दोनों पक्षों द्वारा शक्ति की राजनीति को प्रेशर देना। उपयुक्त सभी कारणों से शीत युद्ध को भड़काने में सहयोग मिला। पूंजी और कारण भी बताए जाते हैं, जैसे पूंजीवाद जगत की साम्यवादी के प्रति विरोध की भावना, रूस के पिछलग्गू देशों द्वारा रूस पर एक क्रांतिकारी विदेश नीति अपनाने के लिए दबाव, सोवियत नेतृत्व द्वारा शीत युद्ध के माध्यम से सम्मान में वृद्धि करने का प्रयास, रूसी जनता को कठोर अनुशासन में बनाए रखने के लिए शीत युद्ध का सहारा लेना। शीत युद्ध के और भी कारण बताए ग्रीव्स ने। 1917 की रूस की वॉल्शेविक क्रांति, 1918 में रूस में पश्चिमी हस्तक्षेप, याल्टा समझौता, हिटलर की पराजय के बाद जर्मनी का विभाजन, परंपरागत सोवियत साम्राज्य, साम्यवादी विचारधारा का डरावना रूप, स्टालिन की पश्चिम विरोधी नीतियाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के विजेताओं द्वारा प्राप्त लाभों के न्यायोचित वितरण में कठिनाइयाँ, साम्यवाद के प्रति अबौद्धिक पश्चिमी प्रतिक्रिया। तो ये सारे क्या कारण शीत युद्ध के कारण रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विख्यात लेखक सूमा ने शीत युद्ध के संदर्भ में क्या लिखा है? 1945 के उपरांत महाशक्तियों का विश्व पर आधिपत्य के लिए शीत युद्ध अनेक भागीदारों तथा निरीक्षकों की दृष्टि से क्रेमलिन की विश्व को जीतने की चेष्टा, अमेरिका द्वारा उसकी इस महत्वाकांक्षा को रोकना,
प्रतिबंधित कर सोवियत विस्तार की बाढ़ को पीछे हटाना, यदि संभव हो सके तो लाल षड्यंत्र के मास्को व्हाइट गढ़ को तोड़ना, उसके दासों को स्वतंत्र करने की प्रतिकूल चेष्टा के रूप में दिखाई देता है। मतलब ये दोनों देशों के मध्य ये आमने सामने हो गए। और इसमें कहा कि शुरू में क्या किया इसने, शीत युद्ध के बाद इसने जो शांति समझौतों में अवरोध करना शुरू कर दिया। रूस ने सोवियत संघ को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बंद कर दी, किसने, अमेरिका ने। और युद्ध समाप्ति के बाद क्षतिपूर्ति का नाजायज जर्मन मशीनरी थी उनको रूस भेजना शुरू कर दिया। और साथ में बताया जाता है कि पूंजीवाद जगत की साम्यवाद के प्रति विरोध की भावना उठने लगी। तो ये मुख्य कारण शीत युद्ध के कारण बताए गए हैं। मैं कल आपको शीत युद्ध के विभिन्न